हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का आज अपन लेने वाले हैं लेक्चर 6। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या क्या रहने वाले हैं भाई, तो वो देख लो। तो टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें अपन नॉर्मली जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है उनके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि कल अपना वाला टॉपिक छूट गया था। फिर प्लानर एंड नॉन प्लानर देखेंगे, डायपोल मूवमेंट को समझेंगे, और साथ ही में जो पोलर एंड नॉन पोलर है उनको समझेंगे। तो मैं प्लानर, नॉन प्लानर, पोलर, नॉन पोलर को इसलिए समझा रही क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको अपन साथ में देखेंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। और कल जो अपन ने देख लिया था बच्चों, अपन ने कल सारी चीजें देख ली थी। हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है अपन ने, अभी तक वीबीटी देख लिया अपन ने, वेस्पर कल अपन ने कर लिया, और बॉन्ड लेंथ का जो कंपैरिजन है वो भी अपन ने कल कर लिया था। तो आज जो अपन को डिस्कस करना है, मेनली वो जो करना है बच्चों, वो करना है टाइप ऑफ बॉन्डिंग में डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। क्योंकि बच्चों क्या होगा ना, आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल दे देगा और उस मॉलिक्यूल के लिए पूछ लेगा कि डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बताओ, तो इसके लिए आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बताने होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है, हाउ मेनी डी पाई पी पाई bonds are there in SO3। SO3 के अंदर अपन को डी पाई और पी पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। तो आइए भाई इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्ड SO3 के अंदर कैसे निकलेंगे। तो जो इसको दूसरे ही कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा कम डार्क दिख रहा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। डी पाई पी पाई बॉन्ड्स को समझेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें यहां पर समझेंगे कि कैसे SO3 के अंदर अपन डी पाई और पी पाई बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ SO3 के अंदर, ये SO3 का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा दिख रहे हैं क्लियरली। अब अपन को क्या करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है, क्योंकि लिख रखा है डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड। तो अब पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सल्फर की अपन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए, जो की होती है बच्चों 3s2। ये थर्ड पीरियड का होता है, तो होता है 3s2। और सल्फर क्या होता है बच्चों, 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 3s2 और क्या आता है बच्चों 3p4। ठीक है, ताकि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब अगर आप s के लिए ड्रॉ करोगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो s के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 तो ऐसे, और एक क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर, एक जो है आपका वो क्या होगा, पेयरिंग में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पीरियड है तो इसके पास 3d ऑर्बिटल भी होगी, और जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या होगी, वेकेंट होगी। कैसी होगी बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होगी। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा, और एक्साइटेशन होगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाएंगे, d ऑर्बिटल्स में, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से बच्चों ये d ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, और जो आपका एक्साइटेशन स्टेट बनेगी उसमें यहाँ पर एक सिंगल, p के अंदर भी यहाँ पर 3 सिंगल, और यहाँ पर जो आपका d ऑर्बिटल है उसमें भी क्या होगा बच्चों, सिंगल, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालना है। इसका मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें अपन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे थे, तो ये जो सिग्मा है यहाँ से तो क्या हुआ होगा, सिग्मा बॉन्ड्स बन गए होंगे, और पाई के लिए कितना बचा होगा, एक तो ये बचा होगा, और ये बाकी के 2 डी से बचे होंगे, और ये आपके पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। अब भाई यहाँ पर एक चीज क्लियरली दिख रही है, वो क्या है कि एक पी से है, बाकी के 2 डी से है। तो बच्चों अगर यहाँ पर अपन कंक्लूड करें तो क्या होगा, अगर SO3 की बात हो रही है और डीपी पाए या फिर क्या कर रहे हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स पूछ रहा है, तो अपन ने देख लिया था यहाँ पर एक चीज क्या है बच्चों की, इसके कितने ऑर्बिटल्स है, एक p में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक किस में है, 2 d में है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स यूज हुए होंगे उनमें से एक क्या होगा, 3p पाई होगा, और बाकी जो होगा वो
3d पाई होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये तो s के ऑर्बिटल्स है। अब दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास अपन को पता है कभी भी यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं होता और 2p पाई होता है, मतलब यहाँ पर 2p पाई होगा, यहाँ पर भी 2p पाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 ही है 3p और ये 2 है, तो ये टोटल आपके ऑर्बिटल्स में इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो ये हो जाएगी कि 3p पाई और 2p पाई 1 है और 3d पाई और 2p पाई 2 है। तो ये बच्चों आपका टोटल यहाँ पर वो टोटल कितने हो चुके हैं, यहाँ पर अगर यहाँ से टोटल देखें तो 1 3p पाई है और 2p पाई है और जो 2 है वो 3d पाई और 2p पाई है। तो आपसे पूछा था d पाई p पाई कितने हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर अपन आंसर लिखें कि भाई आंसर कितना आया है आपका, तो आंसर क्लियरली यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, देख लिया अपन ने किस तरीके से आए। ऐसे ही मान लो यहाँ पर अपन बात कर ले, एक और का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउ मेनी d पाई p पाई ऑर्बिटल्स आर देयर। अगर इसको बच्चों अपन ऐसे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन में अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ वो किसका है, SO2 का। पहले तो SO3 देख लिया, अब SO2 देखेंगे, हाउ मेनी d पाई p पाई bonds are there in SO2। ठीक है, अब अगर SO2 की बात करेंगे तो अपन को पता है सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा और बाकी के जो लोन पेयर्स है वो ऊपर दोनों आ जाएंगे। अब अगर सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन को पता है क्या होता है भाई, 2 सिग्मा है इसके पास और एक लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से sp2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। अब क्या करेंगे, वही सेम चीज, यहाँ से भी d पाई p पाई बॉन्ड्स निकालने हैं, मतलब इसका अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जो कि अपन ने अभी देखा था क्या होता है 3s2 3p4 और यहाँ पर 3d जो होता है वो वेकेंट होता है। मतलब यहाँ पर भी देखा जाए तो 3s2 है और वही 3p4 है, 1 2 3 और एक यहाँ पर पेयरिंग में होगा और जो d है इसका वो क्या है, वेकेंट है। अब क्या करना है, वही सेम चीज, एक्साइटेशन करवाना है। अब बच्चों अगर एक्साइटेशन करवाना है तो आपको पता है सबसे पहले तो p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में s से जाता है और इसका काम यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेशन से ही हो जाएगा, दूसरी एक्साइटेशन कराने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 आ जाएगा और जो ये 5 आपकी d ऑर्बिटल्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको 4 बॉन्ड ही चाहिए थे, बाकी तो एक क्या है, लोन पेयर है, तो ये s वाला लोन पेयर में चल गया, बाकी के 4 बॉन्ड्स के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो 3p का तो क्या है 3 है और 3d के कितना है, ओनली 1 है। मतलब अगर d पाई p पाई बॉन्ड की ये बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखो, अगर अपन यहाँ से लिखे कितने 3 पाई और क्या है 3 पाई और एक तो होगा 2p पाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही दे सकता है, और एक होगा 3d पाई और क्या होगा 2p पाई। ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल्स तो होती नहीं है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से अपन नंबर देखें तो 3 पाई 2 पाई बॉन्ड्स जो है आपके वो यहाँ से क्या होते हैं बच्चों, 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ से पाई है एक यहाँ से पाई है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड के लिए ये sp2 हो जाएगा और यहाँ पर पाई के लिए सिर्फ 2 आपको दिख रहे हैं और 2 ही पाई बॉन्ड भी है, तो 2 यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब एक 3 पाई 2 पाई है और एक ही 3 पाई क्या है 3d पाई और 2 पाई है। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो बच्चों अगर यहाँ से देखें तो एक चीज तो अपन को क्लियर हो चुकी है कि अगर वो पूछ रहा है d पाई p पाई बॉन्ड्स तो वो 1 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है d में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिर्फ इससे आप बता सकते हो। मान लो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ गया और वही आपसे पूछा गया है। अब कोई बॉन्डिंग वॉन्डिंग के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ डायरेक्टली पूछ लिया d ऑर्बिटल्स। तो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी d orbitals are there in XzO3F2। इसमें कितनी d ऑर्बिटल्स यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये रहा आपका जिनोन, जिनोन में क्या करना है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ से क्या करोगे, ये 3 ऑक्सीजन निकाल दी और यहाँ पर ये 2 फ्लोरीन लगा दिया, ये बन गया आपका XzO3F2। ठीक है, अब क्या करना है भाई, यहाँ से देख लो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 सिग्मा है और प्लस ये 2 सिग्मा है, 5 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3d।
ठीक है। तो अपन को क्या बतानी है, कितनी d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। क्या करेंगे, सेम चीज, जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अगर जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बच्चों होगा 5s2 5p6, यही होगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप s के लिए ऑर्बिटल में देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर p के लिए यहाँ पर देखो बच्चों तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास क्या है, एक d ऑर्बिटल होता है, तो आप मान सकते हो यहाँ से 6d आ गया। और अगर 6d की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें चल जाएंगे। मैं डायरेक्टली सेकंड एक्साइटेड स्टेट ही बना रही हूँ, जब s के भी सारे ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले गए, d में चले गए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 इसका चला गया, बाकी के 3 इसके। तो इसका मतलब यहाँ से देखोगे तो d में कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल सकते हो कितने d के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो आप बोल सकते हो 4 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इन बॉन्डिंग। यही लिखा था, हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स आर देयर इन Xe3OF2। तो यहाँ से क्लियरली आंसर आ जाएगा 4d ऑर्बिटल, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर जो 6d है उसमें कितने आ रहे हैं बच्चों, 4d ऑर्बिटल्स ही आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, जब d पाई p पाई पूछेगा तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d के अंदर है उसमें पाई बॉन्ड बना के देख लेना। और जब बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली d ऑर्बिटल पूछी तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दैट इज प्लानर एंड नॉन प्लानर। तो प्लानर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्लानर का मतलब सिंपल से है जो एक प्लेन में हो उनको बोल देंगे प्लानर, जो एक प्लेन में नहीं है उनको क्या बोल देंगे, नॉन प्लानर। मतलब यहाँ पर अगर अपन प्लानर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा मीनिंग क्या है बच्चों, अगर यहाँ पर अपन देखें तो प्लानर का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, प्लानर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर है आपके नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अगर अपन इस रिस्पेक्ट में बात करें बच्चों तो जो प्लानर मॉलिक्यूल है, और अगर बच्चों यहीं पर अपन बात करें जो नॉन प्लानर मॉलिक्यूल, तो उसमें उनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो है सारे एटम्स इन वन प्लेन, ऑल एटम्स विल बी इन वन प्लेन। ठीक है। और अगर नॉन प्लेनर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे, एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, अगर कोई चीज प्लेन में है तो प्लानर है और प्लेन में नहीं है तो नॉन प्लानर है। मगर जब मॉलिक्यूल में देखोगे तो जरूर कंफ्यूजन आएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं बच्चों। और एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ प्लानर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला अगर एग्जाम्पल ले अपन तो सबसे छोटा आपका BeCl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। BeCl2 का स्ट्रक्चर अपन पढ़ के आए ऑलरेडी, हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब यहाँ से आप एक क्लियरली जो बात यहाँ से देख सकते हो वो क्या है कि BeCl2 लीनियर है इस तरीके से। अगर मैं इससे मान लो ये एक प्लेन में है, यहाँ से एक प्लेन कट करूं तो कट हो जाएगा। हमेशा जब प्लेनिटी देखनी हो तो देख समझना कि एक प्लेन से कट करोगे तो क्या वो कट हो रहा है, इसको एक प्लेन से कट करोगे तो कट हो रहा है, कोई भी ऊपर बॉन्ड नहीं है नीचे बॉन्ड नहीं है, आराम से इजीली कट हो जाएगा। इसका मतलब इट विल बी प्लानर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में है इसलिए प्लानर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, वही सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका BF3 की। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर BF3 के लिए बात करूं तो BF3 के केस में क्या होगा बच्चों, आपको पता है बोरोन आता है, फिर यहाँ फ्लोरीन आता है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तो क्या है बोरोन है और वहां से 3 बॉन्ड निकल रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये आपका बोरोन है यहाँ से और ये एक बॉन्ड ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है आपका बोरोन। अब बोरोन में क्या करना है बच्चों, आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है। तो अब देखो जब तीनों जो ये है ये क्या है, सेम प्लेन में है। मान लो मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ तो क्या होगा, एक इजीली प्लेन कट हो जाएगा। ऐसे देखने में भले आपको लगे पर इसको ऐसे रखो, क्या हो जाएगा, एक प्लेन इजीली कट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आप क्लियर सी एक बात बोल सकते हो कि ये मॉलिक्यूल भी क्या है भाई, प्लानर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये प्लेन में ही है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
आइए भैया दूसरा मॉलिक्यूल की बात करते हैं और इसके बाद आता है आपका मीथेन CH4। ठीक है, जैसे ही मैं CH4 की बात करूंगी तो अब बच्चों यहाँ पर आपको डायग्राम देखना पड़ेगा CH4 का। उसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ठीक है, क्या अब प्लेन पॉसिबल है? तो आइए भाई बना के देख लेते हैं। जब भी कंफ्यूजन हो पेन लेना और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उस स्ट्रक्चर को पूरा बना के देख लेना। ठीक है, ये मान लो आपके 4 बोन्स है, यही है भाई, यही बन रहा है आपका जो आपका मीथेन का मॉलिक्यूल है वो यही बन रहा है। अब इसमें देखो कहीं से भी प्लेन ड्रॉ कर लो, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगी तब भी ये एक ऊपर जाएगा, अगर यहां से ड्रॉ करूंगी तब भी एक अलग ही जाएगा। इसका मतलब इसमें कितनी भी एंगल से घुमा के देख लो कहीं से भी प्लान नहीं आ रहा है, और प्लेन नहीं आ रहा तो फिर आप बोल सकते हो कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन प्लेनर है। और जब भी आपको कोई नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल देगा ना बच्चों, तो बहुत चालाक है आपका जो एग्जामिनर होता है, वो बहुत चालाक होता है। वो क्या बोलता है, वो आपसे पूछ लेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो सेम प्लेन में है। अब वो क्या पूछ लेगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो सेम प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आपसे वो पूछ ले कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, क्या पूछ सकता है, यहाँ पर लिख देती हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है जो सेम प्लेन में होंगे। तो बच्चों अगर ये आप जो एक आपका ऊपर वाला एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको छोड़ दो तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। इसको कहीं रखो, एक ही प्लेन के अंदर है। इसका मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से 3 जो आपके एटम्स है वो क्या है, सेम प्लेन में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन्स कितने हो जाएंगे, 3। अगर मान लो जैसे अभी तो आपने एक आपका हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा बॉन्ड है, अगर मैं अमोनिया की बात कर रही हूँ तो यही है अमोनिया। भाई अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया तो यही है, 3 ऑर्बिटल है। एक आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक जो आपका एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर को मान लो मैं इससे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल है और यहाँ पर लोन पेयर है। क्या ये प्लेन में हो सकता है? लोन पेयर आने पर कोई भी चीज प्लेन में नहीं होगी, कि लोन पेयर जो होता है वो आ गया है तो फिर कैसे सेम प्लेन में कट करोगे, लोन पेयर को कैसे कट करोगे। इसीलिए अगर अपन बात करें यहीं पर अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल की जो कि है अमोनिया। तो जब अमोनिया की बात होगी बच्चों, सेम चीज है अमोनिया के केस में क्या होगा भाई, देख लो यहाँ पर वही चीज जो मैं बता रही थी, क्या होगी, 3 बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में है और एक आपका लोन पेयर होगा, यही होगा भाई। अगर मैं 3 बॉन्ड को सेम प्लेन में मान लो ये यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है और एक ही आपका सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों बॉन्ड ऐसे हैं और एक ऊपर लोन पेयर है, यही है अमोनिया आपका। अब देखो अगर मैं इन दोनों के साथ में यहाँ पर क्या है, प्लेन ड्रॉ करूंगी तब भी ये एक्स्ट्रा आएगा, इन दोनों के साथ में करूंगी तब भी ये एक्स्ट्रा आएगा, इन दोनों के साथ में करूंगी तब भी ये एक्स्ट्रा आएगा। मतलब एक जो आपका एक्स्ट्रा आ ही रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, कभी भी अमोनिया के अंदर, हालांकि इसमें एक लोन पेयर है जिसकी वजह से बच्चों को लग सकता था कि यहाँ पर प्लेन हो सकता है, मगर कभी भी यहाँ पर प्लेन नहीं होगा। तो बच्चों अमोनिया जो है वो भी आपका हो जाएगा नॉन प्लानर। क्या हो जाएगा, अमोनिया आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नॉन प्लानर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं जो कि क्या है, वाटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं वाटर के बारे में देखूं तो वाटर में तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स है, बाकी के 2 तो लोन पेयर है। तो ये आपका वाटर है भाई, इस तरीके से ही होता है, और 2 ये यहाँ पर आपके लोन पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं इसमें यहाँ से ये वाला प्लेन ड्रॉ करूंगी इजीली हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ पर ऊपर है। इसका मतलब ये वाला प्लेन जो ड्रॉ होगा उसमें इजीली यहाँ से एक प्लेन कट हो जाएगा। और वही अपन बात कर रहे थे कि अगर बच्चों वही अपन बात कर रहे थे कि अगर कोई भी प्लेन ड्रॉ हो जाता है तो फिर अपन क्या करते हैं, प्लेन ड्रॉ होने के बाद लिखते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, प्लानर है। तो ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर भी यहाँ पर ये रहे बच्चों, और ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन के अलोंग प्लेन कट करोगे बहुत इजीली कट हो जाएगा, एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी प्लानर। तो याद रखना है भाई, हाइब्रिडाइजेशन अभी सभी का, तीनों का सेम हाइब्रिडाइजेशन है। देखना भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चों अमोनिया के केस की, तो अमोनिया में भी क्या है, sp3 है। इधर भी देखोगे sp3, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दो इधर भी sp3 है, ठीक है, इधर भी sp3 है। और अगर वाटर की बात करोगे तो जो वाटर है आपका वो भी क्या है बच्चों,
तो बच्चों यहीं पर अगर आप वाटर की बात करोगे तो जो वाटर है आपका वो भी क्या है, sp3 है। मतलब यहाँ से क्लियरली एक चीज क्लियर हो गई कि भले ही सेम हाइब्रिडाइजेशन हो मगर जरूरी नहीं है कि वही सारे मॉलिक्यूल प्लानर हो या एक जैसा ही सिस्टम फॉलो करे। जैसे आपने देखा अमोनिया और मीथेन दोनों नॉन प्लानर थे मगर वाटर क्या हो गया, प्लानर। भाई अब बात करते हैं जो अपना sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें बात करते हैं बच्चों PCl5 की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर PCl5 की बात करूं बच्चों तो आपको पता है इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल TBP। ठीक है, TBP के अकॉर्डिंग जो PCl5 बनता है उसका, उसमें आपके जो Cl होते हैं वो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं और बाकी के जो 2 Cl होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। यार इसमें तो कोई भी अंधा भी देख के बता देगा कि प्लानर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो 3 है ये यहाँ पर सेम प्लेन में है। 3 जो आपके एटम्स है बच्चों वो सेम प्लेन में है यहाँ पर। इन तीनों में अगर ये 3 होते तो फिर शायद प्लानर हो जाता, ये 3 प्लानर हैं मगर यहाँ पर देखो इस तरीके से ये 2 एक्स्ट्रा एटम्स जो है ये इसकी प्लानरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते थे अगर ये तीनों एटम ही होते तो कि प्लानर है और ये ट्राइगोनल वाली शेप हो जाती है ट्राइगोनल, मगर यहाँ पर देखो तो ये दोनों के आने से क्या हो गया, इसकी प्लानरिटी डिस्टर्ब हो गई और आप बोल सकते हो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉन प्लानर। क्या बोल सकते हो, ये भी नॉन प्लानर है। तो भाई बस यही तो चीज आपसे पूछी थी और आपने बता दी, तो यही हो गया आपका प्लानर नॉन प्लानर। मगर यहीं पर बच्चों अपन बात करें इसी के मतलब इसी हाइब्रिडाइजेशन में, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी साथ ही लिख देते ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो अगर इसी के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो था sp3d। सेम हाइब्रिडाइजेशन में एक और केस ले लेते हैं जो कि बच्चों होगा आपका यहाँ पर SF4। कौन सा होगा, SF और 4। ठीक है, अगर SF4 के अंदर बात करो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक सल्फर आना चाहिए था बच्चों। ठीक है, और 4 फ्लोरीन है तो ये 4 फ्लोरीन आपके आ जाते, एक फ्लोरीन यहाँ से, 2 फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन एक्सियल पे। और आपको पता है लोन पेयर कहाँ रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये आपका लोन पेयर हो जाता। अब अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर पूछी जाती प्लेनेरिटी तो आप देखो भाई शेप कैसी बन रही है, शीशो ही बन रही है। अगर मैं इसकी शेप बना के दिखाऊं आपको बच्चों तो इसकी जो शेप है वो शीशो बनेगी। शीशो वाला झूला तो सबने झूला होगा बचपन में, तो ये देख लो भाई शीशो बन चुकी है आपकी। यहाँ पर देखो यही है और यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर को तो मैं नहीं देखूंगी, अगर इस शेप को देखूं तो क्या है, शीशो शेप है। अगर यहाँ से प्लेन कट करोगे नहीं कट होगा, क्योंकि जब भी प्लेन कट करोगे ये दोनों हमेशा आउट ऑफ द प्लेन में जाएंगे। इसके लिए मतलब आप बोल सकते हो कि अगर अपन SF4 की बात कर रहे हैं तो SF4 भी क्या है, नॉन प्लानर है। क्या बोल सकते हो कि जो SF4 है वो भी क्या है, नॉन प्लानर है। तो यहाँ से जो ये वाला डाउट है वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसी हाइब्रिडाइजेशन में, सेम हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है भाई, यहाँ पर भी sp3d है। सेम हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और वो एग्जाम्पल है ClF3 का। इसका एग्जाम्पल है, इतनी बार इन एग्जाम्पल्स को मैंने ले लिया है ना, अब तो बच्चों को रट जाना चाहिए। इसका है ClF3 का। अब भाई इसका यहाँ पर अगर अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको पता है क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से आपको क्या है 3 यहाँ पर बनाने हैं। मतलब तीनों को हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब शेप तो यही होगी, जो टीवी पे ज्योमेट्री है वही फॉलो होगा। ये 2 लोन पेयर बनाने थे, यहाँ पर बना दिए। अब देखो भाई अब क्या सेम प्लेन है, क्या ये 3 जो एटम है, क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं अपन, तो जो ये 3 एटम है क्या वो सेम प्लेन में है, भाई देख लो क्या ये सेम प्लेन में है। तो बच्चों इसकी भी बात कर लेते हैं, ये रहा आपका ClF3 का डायग्राम। लोन पेयर को नहीं बनाऊंगी मैं, ClF3 को देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। ये देखो ClF3 है, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर को आप इसमें काउंट नहीं करोगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं बच्चों मान लो यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूं, बहुत इजीली तीनों सेम प्लेन में आ जाएंगे। इस प्लेन के अलोंग तीनों कट जाएंगे। अगर इस तरफ से काटोगे इस वाले एटम के अलोंग तो तीनों के तीनों कट जाएंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हो सेम हाइब्रिडाइजेशन में एक दूसरा इफेक्ट आ गया है कि ये जो है क्या है, प्लानर है। ऐसा ही केस हुआ था जब अपन sp3 केस की बात कर रहे थे, तो वहां पर जो आपके मीथेन थे और बच्चों अमोनिया थे वो नॉन प्लानर थे, मगर जो आपका वाटर था वो प्लानर हो गया था। सेम यहाँ पर हुआ, 2 जो एलिमेंट 2 जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लानर थे, तीसरा आपका प्लानर हो गया। आइए चौथे की भी बात कर लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल जो बच्चों यहाँ पर होगा
वो होगा XeF2 का। किसका एग्जाम्पल है भाई? XeF2 का। अगर XeF2 में अगर आप बात करो तो आपको पता है यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से अपन क्या है 2 फ्लोरीन की ही बात कर रहे हैं। मतलब बाकी के जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी जो 3 लोन पेयर बचते हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और 2 आपके जो फ्लोरीन है वो किस पे आ जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि अपन ने कल वेस्पर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब यार ये तो वही केस बन गया BaCl2 वाला। देखो प्लेन में है दोनों और सेम प्लेन में है, मतलब बहुत इजीली यहाँ से एक आपका प्लेन कट हो जाएगा और इट विल बी प्लानर। तो आपने देखा यहाँ पर एक ही हाइब्रिडाइजेशन में कितनी डिफरेंट चीजें मिल गई अपन को। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d ही चल रहा है। अब यार हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा चेंज लाया जाए तो चेंज की तरफ चलते हैं और हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं sp3d2 का। और उसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो SF6 आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, SF6 की बात कर लेते हैं भाई। सल्फर है और सल्फर में ये 4 आपके फ्लोरीन हैं। अपन को पता है जब भी अपन किसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं sp3d2 की, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है और ऑक्टाहेड्रल शेप में एक स्क्वायर बनता है इस तरीके से, और साथ ही में जो आपके 2 फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। अब एक बात बताओ, स्क्वायर तक तो ठीक था, सेम प्लेन में कट भी जाता है स्क्वायर के लोग। ये जो 2 होंगे ना ये इस तरीके से बाहर निकले हुए होंगे और ये इसकी प्लैनिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। आइए मैं बना के भी दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको। 4 जो आपके एटम्स हैं वो क्या है सेम प्लेन में होंगे यहाँ पर, और वो क्या बना रहे होंगे? एक स्क्वायर बना रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर बहुत अच्छे से स्क्वायर बन जाएगा, मगर जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ इन 2 जो फ्लोरीन है आपकी उनकी दिक्कत आएगी। देखना भाई यहाँ पर इतना इजीली स्क्वायर बनेगा। अब देखना बच्चों कितना इजीली यहाँ पर स्क्वायर बनता है। देखो ये 4 का स्क्वायर बन गया, यही 4 यहाँ पर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करो तो यही बन रहा है। अब जो आपके 2 एटम्स दिख रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, वो ये है, ये रहे 2 एक्स्ट्रा। अब अगर आप यहाँ से इन चारों के अलाउंग प्लेन भी कट करना चाहोगे, ये दोनों हमेशा क्या करेंगे? अड़चन में आएंगे और आपको सेम प्लेन में नहीं रहने देंगे। ये अगर होता, सिर्फ मान लो अगर इस प्लेन में कट होता तो ये स्क्वायर के अलाउंग कट हो जाता और कोई दिक्कत नहीं आती। मगर जो यहाँ पर दिक्कत करेगा अब वो क्या करेगा? ये जो 2 फ्लोरीन एक्स्ट्रा है वो दिक्कत करेंगे बच्चों, और दिक्कत की वजह से ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। यस, देखा आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे, सिवाय अगर अपन स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल को, अगर अपन स्टार्टिंग वालों को कंसिडर ना करें तो जितने भी अपन एग्जाम्पल देखे सारे के सारे कैसे थे? नॉन प्लानर वाले ही थे। मतलब स्टार्टिंग में सबके नॉन प्लानर आ रहा है और बाद में जाते जाते क्या हो रहा है? सबकी जो प्लैनेटी है वो प्लानर पे शिफ्ट हो रही है। इसका भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। सबकी अगर 2-3 एग्जाम्पल लिए तो बुरा ना मान जाए कहीं sp3d2। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं IF5 का। इसका एग्जाम्पल लेते हैं IF5 का। तो अगर मैं IF5 की बात करूं बच्चों, तो बच्चों अगर मैं IF5 की बात करूं यहाँ पर, तो ये आयोडीन है। इसके आपको क्या करना है? 5 फ्लोरीन एटम्स को अरेंज करना था। नॉर्मल सी बात है, 4 फ्लोरीन तो जाकर जम जाएंगे। ऐसा होता है ना, किसी लोगों को सीट तो जाके भग के बैठ जाते हैं, तो ये 4 जो फ्लोरीन है ये तो जाके भग के बैठ जाएंगे स्क्वायर पे। एक फ्लोरीन बोलेगा ठीक है मुझे भी जगह मिल गई, और लोन पेयर को जगह नहीं मिल पाएगी तो उसको यहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने इसको वेस्पर से भी पढ़ लेते कि भाई क्यों ऐसा करते हैं, तो मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल देने के लिए कर रही हूँ। बाकी अपन ने वेस्पर से पढ़ा था कि यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे sp3d2 में वो क्या होंगे? 180 डिग्री पे होंगे। अगर इसकी प्लैनेटी की बात करो, सेम चीज है, अभी देख लिया अपन ने। प्लैनर तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मान लो चलो ये 4 होते और 2 लोन पेयर होते तो फिर भी प्लैनर हो जाता। मगर जो ये एक है ना अभी भी यहीं पर है, बोलेगा मैं अभी भी तुम्हें प्लैनर नहीं होने दूंगा, एंड दिस विल ऑल्सो भी नॉन प्लैनर। ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी आपका नॉन प्लैनर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये बोलता है यार किसी को तो लाओ जो प्लानर बने, किसी को तो लाओ। और इसकी बात भी अपन ने सुन ली और अपन चले गए XeF4 के पास में। अपन ने बोला क्या तुम प्लानर बनने के लिए रेडी हो? तो XeF4 यहाँ पर, XeF4 क्या बोलेगा?
हाँ जी भाई, हम तो रेडी हैं, हमारे पास वैसे भी 2 लोन पेयर हैं और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है भाई, sp3d2, इधर भी sp3d2। उसमें क्या होता है, लोन पेयर को हम 180 डिग्री पे ही रखते हैं। मतलब यहाँ से आप जब xdf4 के लिए बच्चों ड्रॉ करोगे यहाँ से डायग्राम, तो जो आपके 2 के 2 लोन पेयर्स हैं वो ऊपर और नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने इफेक्ट को कैंसिल करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर वही केस हो गया जो मैंने बोला था कि अगर 4 स्क्वायर को साथ में ले लो तो प्लेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, वहां से जो मॉलिक्यूल है वो आपका प्लेनर हो जाएगा। अब देखो यही एग्जाम्पल ले लिया है, ये रहा आपका xdf4, यहाँ से 2 लोन पेयर है, इधर से भी 2 लोन पेयर है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या आ जाएगा, प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया भाई कि अगर अपन एक ही हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब एक हाइब्रिडाइजेशन आपका बेचारा बच चुका है तो उसकी भी बात कर लेते हैं, वो है sp3d3 में अपन बात करें xdf5 माइनस की। ठीक है यार, इसकी भी बात कर लेते हैं, जब सबके बारे में बात हो चुकी है तो इसको भी क्यों छोड़े। तो जब xdf5 को ड्रॉ करोगे, आपको पता है यहाँ पर शेप क्या होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल pvp, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3। तो बच्चों जब sp3d3 के लिए बात करोगे तो वही आपको एक पेंटागन बनाना है, और पेंटागन के लिए अपन को पता है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर ये जो आपके फ्लोरीन है, क्या करना है, बस जो आपके जो फ्लोरीन है उनको एक एक पेंटागन पे अटैच करना है। यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन। बाकी के बचे लोन पेयर। अच्छा 2 लोन पेयर क्यों है भाई, ये डाउट किसी को है तो फिर आपने सही से मेरा लेक्चर नहीं देखा, माइनस लिख रखा है। माइनस का मतलब जिनोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर अब कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। यहाँ पर तो अपने लोन पेयर्स आएंगे, लोन पेयर की जगह नहीं कट करनी है भाई, तो लोन पेयर आएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इसके अंदर क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर है ना ये आपके, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर और इसी के ऑपोजिट में होगा। ये भले मैंने एग्जैक्ट ऑपोजिट में नहीं बनाया, ये इस तरीके से दोनों ऑपोजिट में होंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई प्लेन नहीं लगेगा। मगर जो आपके 5 एटम हैं एक पेंटागन में है विद 72 डिग्री एंगल, तो बहुत इजीली बच्चों यहाँ पर इनको कट करना सेम प्लेन से बहुत इजी होगा। ये पेंटागन है आपका, अब पेंटागन में यहाँ से प्लेन लाओ, पूरा का पूरा पेंटागन कट। सब देखो, जब स्क्वायर की बात करी स्क्वायर भी इजीली कट हो गया था, पेंटागन भी कट हो गया था, जब ट्रायंगल बन रहा था ट्रायंगल भी इजीली कट हो गया था। तो जो ये एक्स्ट्रा जो थे ना एटम, वही बस यहाँ पर दिक्कत दे रहे थे, इसमें उन एक्स्ट्रा एटम की जगह लोन पेयर लगा दिया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपका हो जाएगा प्लानर। तो यहाँ से प्लेनर और नॉन प्लेनर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मगर यहाँ पर क्या होगा ना, जब भी आपको वो नॉन प्लेनर बोलेगा ना तो पूछ लेगा मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। जैसे मान लो मैं किसी एक के केस में बात कर लूं, यहाँ पर ये आपका नॉन प्लेनर है, उसने पूछ लिया यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन में कितने मैक्सिमम एटम्स हैं, तब क्या आंसर करना है भाई। तो उसके लिए देखो, जितने एटम्स आपके प्लेन में होंगे एक्सेप्ट जो आपका लोन पेयर है, इसको छोड़ो, यहाँ पर ये 4 जो है आपके क्या है, प्लेन में थे, प्लस एक आयोडीन है, तो प्लेन में कितने, क्योंकि स्क्वायर से ही कट होगा, इसको नहीं काउंट करोगे तो आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, तो स्क्वायर में अगर देखो तो 5 आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ही आपको सबके यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एटम्स इन प्लेन निकालने हैं, जो कि नॉन प्लेनर है। प्लेनर में तो सबका मतलब है कि सब एक ही प्लेन में है, नॉन प्लेनर में पूछेगा हमेशा कि मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डायपोल मोमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे लगा लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इससे
और जो प्लैनेटरी है उनको साथ में मर्ज कर कर ही क्वेश्चन आएंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने सबको पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, तो आपने देखा था जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी थी, मान लो HF है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दे रहा है उस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात करी थी। और अपन ने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी तो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाएगा। बोला था या नहीं बोला था? बोला था। डायपोल मोमेंट सेम ही केस है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल को जब अपन मेजर करना है तो वो किससे करते हैं? डायपोल मोमेंट से मेजर करते हैं कि कितना पोलर है और कितना कम पोलर है, वो अपन को कौन बताएगा? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी अपन डायपोल मोमेंट को यूज करते हैं। याद रख लेना, कोई भी पूछे डायपोल मोमेंट क्या है? एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। इसको लिख भी देती हूं मैं यहाँ पर, क्या है भाई डायपोल मोमेंट? एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का एक्सटेंट। ठीक है, तो ये आपका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो भाई वो भी देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट में ना आप हमेशा एक इस तरीके का एरो लगाओगे, है ना। जब भी डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इस तरीके का एरो लगाओगे, और ये जो एरो होगा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। तो एरो का डायरेक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार रिएक्शन देखकर सिर्फ एरो पूछ लेता है कि एरो का डायरेक्शन बताओ, तो एरो का डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव जीओसी में भी बताया था मैंने, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बात को भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? The product of positive or negative charge and the distance between the two poles is called dipole moment. Dipole moment क्या होता है? इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिफरेंस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और अगर डायपोल मोमेंट की फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? म्यू क्यू इंटू डी, और इसको ई इंटू डी भी लिखते हैं। म्यू क्यू इंटू डी या फिर ई इंटू डी। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और जब डी की बात करेंगे तो डी क्या है बच्चों? यहाँ पर डिस्टेंस है। और एक चीज याद रखना भाई, जो आपका चार्ज है वो क्या होता है? आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस किस में होगा बच्चों? चार्ज तो कूलाम में हो सकता है, और अगर या फिर ESU में भी होता है ये बहुत बार। और इसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो आपकी एंगस्टन में होगी, और आपको पता है 1 एंगस्टन क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और यहाँ से आप सेंटीमीटर भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो कोई मैं ऑब्लिक में लिखूं तो इसको मीटर सेंटीमीटर समझे, यहाँ से सेंटीमीटर भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखना, क्योंकि बहुत जो नॉर्मल केसेस आएंगे उसमें सिर्फ डायपोल मोमेंट में पोलर या नॉन पोलर पूछेगा, मगर बहुत बार क्या होगा आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है जिसमें वहां पर कुछ एक चीज दे दी और आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगी। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है आपको, दैट इज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, हेंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, मैंने बताया था, पॉइंटिंग फ्रॉम अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दो टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर लोन पेयर की बात करें तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा या फिर क्या होगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। ठीक है, यही चीज लगेगी। डायपोल मोमेंट की यूनिट भी दे रखी है बच्चों, यूनिट बहुत बार पूछ लेगा क्योंकि बच्चे ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, तो ये ध्यान रखना, यूनिट होती है इसकी 1 बाय जिसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 3.33 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों आपके डायपोल मोमेंट के बारे में। अब देखते हैं डायपोल मोमेंट जब निकालना हो तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो डायटोमिक होगा या फिर क्या होगा? पॉली एटॉमिक होगा। अब डायटोमिक में भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो दोनों सेम एटम्स हो या दोनों डिफरेंट एटम्स हो। तो डायटोमिक में सबसे पहले हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक कौन से हैं? जो सेम एटम से मिलकर बने हैं, जैसे आपके हो गए H2 N2, दीज आर व्हाट? होमो एटॉमिक। अब इनमें क्या होगा? इनमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते क्योंकि सेम एटम है, तो इनके लिए आप क्या बोल सकते हो? क्योंकि ये क्या है? सेम एटम्स के बारे में है, कोई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो ये नॉन पोलर है, और इनका जो म्यू है वो क्या होगा? 0 होगा। तो याद रखना, जब भी म्यू 0 होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। और अगर म्यू की कोई वैल्यू है मतलब 0 नहीं है तो वो क्या होगा?
पोलर, यही चीज लिख रखा है, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर क्योंकि म्यू यहाँ पर 0 है। कौन कौन से केस में होता है ऐसा, N2O2 H2 F2 और Cl2। अब अगर बात करें मॉलिक्यूल आपका हेटेरो एटम है, मतलब जो दोनों एटम्स है वो डिफरेंट है, तो वहां पर म्यू जो है आपका नॉट 0 होगा, और नॉट 0 होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है आपका, उसमें पोलर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, और वो पोलर मॉलिक्यूल बनने की क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है। यहाँ पर यही लिख रखा है, यहाँ पर क्यू जो है, यहाँ पर म्यू भी लिख देते हैं, जो म्यू है वो क्या है, नॉट 0 है, जिसकी वजह से ये पोलर है। और पोलर में भी आप देखो, अगर मैं जैसे यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है HF, HCl, HBr, HI का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपैरिजन कर रखा है। यहाँ पर बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, वो बनता है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी बताया था, पर डायपोल मोमेंट के बेसिस पे कैसे निकालोगे आयनिक कैरेक्टर, यहाँ से निकालोगे। म्यू आपको दे रखा होगा, एक तो क्या होगा, म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, और एक जो म्यू दे रखा होगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पर आपको 100 दे रखा होगा, मतलब वही परसेंट में आंसर निकालना है। और ये बच्चों हो गया आपका डायपोल मोमेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल टाइप, मान लो, वैसे तो आप सोचोगे इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा, पर इस तरीके से आ जाएगा। डायपोल मोमेंट में म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू थ्योरेटिकल होता है, इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड हमेशा आपको गिवन होगा, और जो आपको म्यू थ्योरेटिकल है वो आपको E इंटू डी का जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे निकालना है। चार्ज इंटू क्या कर दोगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी होगी, चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसीलिए मैंने यूनिट पढ़ाई थी। अभी सोच रही हूँ यूनिट क्यों पढ़ा रही है मैम, इस फॉर्मूले के लिए ही यूनिट पढ़ाई थी। तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब अगर अपन पॉली एटॉमिक की बात करें तो यही है अपना इंपॉर्टेंट चीज, तो कि पॉली एटॉमिक में अपन कैसे निकालेंगे पोलर और नॉन पोलर। तो आइए समझते हैं भाई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा बात तो इन्हीं की होगी। बच्चों यहाँ पर अपन बात कर रहे थे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करूं बच्चों, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है वो देखनी है कि ये पोलर, मतलब इसका डायपोल मोमेंट देखना है क्लियरली। डायपोल मोमेंट कैसे पता चलेगा, कि जो म्यू है वो 0 है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया और मॉलिक्यूल आपका हो गया नॉन पोलर, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक ऐसा केस है जिसमें जो म्यू है वो 0 नहीं आता, डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूल है आपका क्या हो जाएगा, पोलर। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना बच्चों, कि जब म्यू 0 होगा तो क्या मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर, और जब म्यू नॉट 0 होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और आइए शुरुआत करते हैं अपने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। जैसे अपन ने कैसे देखा था, जैसे कि अपन ने उस प्लेनर और नॉन प्लेनर में देखा था। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यार, BeCl2 की ही बात कर ले, क्या कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। BeCl2 को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। और BeCl2 में अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले तो वही चीज है, Be यहाँ लिखोगे, Cl लिखोगे, Cl लिखोगे। आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन है, हेलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। मतलब यहाँ पर अगर मैं साइन बनाऊं डायपोल मोमेंट का, तो इस पे पॉजिटिव आ रहा होगा पार्शियल और इस पर नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए जो साइन है वो ऐसे जाएगा। और एक बात बताओ, मैं बात कर रही हूँ कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। वेक्टर में भी होता है ना ऐसा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल होकर अगर यहाँ से अपन बात करें तो जो म्यू है बच्चों, इसके लिए जो म्यू है वो 0 हो जाएगा, और ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर। अब कंफ्यूज मत होना भाई, प्लेनर क्या होता है, जब प्लेन सेम प्लेन में हो ऑल द एटम्स। पोलर किससे दिखाते हो, डायपोल मोमेंट से दिखाते हो। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस बनानी पड़ेगी और तब जाकर ही निकाल पाओगे। आइए बात करते हैं भाई, एक और आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मान लो SO3 को ले लिया, ठीक है। अगर मैं SO3 में बात करूं तो आपको पता है सल्फर में ये 3 ऑक्सीजन जो होती है डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। अब अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन बनाना पड़ेगा। आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और यहाँ से जो साइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
और जब ये तीन, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये जो तीन बॉन्ड है बच्चों, ये तीन आपको अलग अलग यहाँ पर क्या है, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो जब इसका एक नेट वेक्टर निकालेंगे तो वो पक्का आया होगा इस डायरेक्शन में। जब नेट वेक्टर निकालेंगे बच्चों, इसको दूसरे कलर से ही बना देती हूँ, जब आप यहाँ से नेट वेक्टर निकालोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसको ये कैंसिल कर देगा। और जब भी कोई भी एंगल, इसको ऐसे भी ले सकते हो कि अगर 120 डिग्री पे हो तो फिर क्या होगा, वो कैंसिल आउट ही करता था अपने इफेक्ट को। तो यहाँ से भी मॉलिक्यूल जो है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा भाई, नॉन पोलर, प्लानर नहीं, नॉन पोलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया है, नॉन पोलर। आइए बात कर लेते हैं भाई, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लिया, SO2 का। अभी अपन ने SO3 SO2 को दो केस में और देखा था, यहाँ पर भी ले लिया, एक आपका SO2 ले लिया और एक आपका क्या ले लिया था, SO3। SO3 तो अपन ने देख लिया था, नॉन पोलर आ गया। आइए ड्रॉ करते हैं SO2 के लिए डायग्राम। पता है 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इसमें लोन पेयर होगा। अब बात आती है कि लोन पेयर आने पे क्या होगा मैम, लोन पेयर के लिए डायरेक्शन क्या बताएंगे। तो आइए भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक नोट डाल देती हूँ बच्चों, ठीक है, एक नोट डाल देती हूँ, और नोट में मैं आपको पूरा बताऊंगी यहाँ पर कि अपन क्या करने वाले हैं जब कोई लोन पेयर की बात हो। तो जब बच्चों लोन पेयर की बात होगी तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, ये तो चेक करा ही नहीं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में है या नहीं है। आइए चेक कर लो भाई, अपन को क्या करना था, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सबको पता है, अभी एक केस में भी देखा था। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि लोन पेयर इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर will be away from the central atom। क्या होगी डायरेक्शन कि वो सेंट्रल एटम जो भी होगा उससे हमेशा अवे ही जाएगा। मतलब यहां पर तो देख रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं बात करूं इस केस में तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। पर जब बात आ रही थी लोन पेयर की तो अपन ने देख लिया लोन पेयर की डायरेक्शन के लिए क्या करना है, देखना है जो भी सेंट्रल एटम है उससे हमेशा अवे जाएगा। मतलब देख लो, दो तो कैंसिल आउट फिर भी हो जाते, एक नेट आता, पर लोन पेयर का वेक्टर कभी भी जो आपके बॉन्ड पेयर है उसके वेक्टर से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्योंकि आप क्या हो, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम अभी तो आपने एक केस पढ़ाया था और इस केस में इसके जो 2 वेक्टर्स थे यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करा था, इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर म्यू नेट भी बोलते हैं इसको, म्यू नेट, जो नेट टोटल म्यू आया है उससे इसको कैंसिल कर रहे थे। तो क्या हम सेम चीजें यहाँ पर नहीं कर सकते, तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा, क्या सेम चीज यहाँ नहीं कर सकते कि इसका भी म्यू नेट यहाँ ड्रॉ कर दे और यहाँ से इसको कैंसिल कर दे। याद रखना कभी भी लोन पेयर का वेक्टर बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो देखोगे वो क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है उसमें जो म्यू है वो नॉट 0 होगा और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो भाई अगर क्वेश्चन आ जाए SO2 और SO3 में से पोलर के बारे में कि एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, क्यों, तो आप बता सकते हो उसमें क्या है, उसमें लोन पेयर नहीं था, इधर लोन पेयर है और लोन पेयर का वेक्टर कभी भी बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसिल आउट नहीं होगा, हेंस इट इज पोलर। ठीक है, अब बच्चों इतनी बात हो ही चुकी है तो क्यों ना अपन मीथेन की बात करें। पर मीथेन को लिख लिख के ना मैं पागल हो चुकी हूँ, तो क्यों ना अपन मीथेन की जगह उसी का एक तरह का जो एलिमेंट होता है जो कि क्या है CCl3, क्यों ना अपन सॉरी CCl4, CH4 होता है तो CCl4 ही आएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर ले CCl4 की। ठीक है, तो CCl4 के केस में अगर अपन यहाँ पर देखें कि पोलर होगा
या नॉन पोलर होगा। तो आइए भाई चेक करते हैं। यहाँ से ये आपका कार्बन हो गया, एक क्लोरीन, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ही है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से अगर अपन डाइपोल मोमेंट को ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन की तरफ जाएगा, यहाँ से देखेंगे क्लोरीन की तरफ, यहाँ से देखेंगे क्लोरीन की तरफ, और यहाँ भी देखेंगे क्लोरीन की तरफ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैम एक से तो एक कैंसिल हो रहा है, बाकी के दो बच रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। बट बच्चों जो CCl4 है वो क्या है, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। रीजन भाई आइए मैं बता देती हूँ। जब भी आप दो वेक्टर्स होते हैं ना इस तरीके से, तो उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ, ये आपके CCl के 2 Cl है ये वाले, और ये रहे आपके 2 Cl बाकी के बचे हुए, ठीक है। तो इन 2 Cl का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा, इन 2 Cl का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो कैंसल आउट होगा, जैसा कि SO3 वाले केस में हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लिख सकते हो कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ जा रहा होगा, इसको लिख भी देती हूँ मैं, रिजल्टेंट, और इस केस में भी जो इसका रिजल्टेंट होगा वो यहाँ जा रहा होगा, और ये जो रिजल्टेंट है ये आपस में कैंसल आउट होते हैं, और इस मॉलिक्यूल को बना देते हैं बेचारे को μ0 वाला और नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर। आइए बात कर लेते हैं भाई अमोनिया की, और अमोनिया में, या फिर सबसे पहले ऐसा करें वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। वाटर को पहले लिख देते हैं। वाटर की बात करने का रीजन मैं बता देती हूँ क्या रीजन है, क्योंकि अमोनिया के मैं आपको 2 केस पढ़ाने वाली हूँ, एक NH3 वाला और एक NF3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, और वाटर में मान लो मैंने यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। आपको अभी सिखाया है मैंने कि जो लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर क्या करता है, अपना जो वेक्टर है उसको अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम ड्रॉ करता है, और क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जा रही है। मान लो जो मॉलिक्यूल है एक ही तरफ मुड़ रहा है तो कैंसल आउट करने का तो चांस ही नहीं बचा, और कैंसल आउट नहीं हुआ तो μ0 है, और जो मॉलिक्यूल है आपका वो पोलर हो जाएगा। हेंस आप बोलते हो, वाटर को बोलते हो ना पोलर सॉल्वेंट, क्यों बोलते हो, आ गया भाई रीजन। कोई पूछ ले आज की बात की पोलर क्यों बोल रहे हो, रिजल्टेंट ड्रॉ करके दिखा देना, वेक्टर्स ड्रॉ करके दिखा देना डाइपोल मोमेंट के, बच्चा वहीं से क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अमोनिया के केस में। तो अमोनिया को पढ़ेंगे NH3 के केस में, और एक पढ़ेंगे NF3 के केस में, ठीक है। 2 केस में पढ़ेंगे भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर NH3 की और NF3 की, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आती है कि अगर नाइट्रोजन है तो उसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम है और एक लोन पेयर है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है अगेन, और उसके पास 3 फ्लोरीन एटम है, और क्या है, एक लोन पेयर है। क्या यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही है भाई। अब क्या करना है, अब सिर्फ रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, और वही अपना आंसर भी लेकर आएगा। रिजल्टेंट ड्रॉ करो, पता है लोन पेयर का अवे फ्रॉम द सेंटर है, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द सेंटर है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो इसकी तरफ चल जाएगा, इधर भी इसकी तरफ, इधर भी इसकी तरफ। और इसकी बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ और फ्लोरीन की तरफ, मतलब यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करूं तो म्यू क्या है, नॉट 0 ही है, और यहाँ पर ये पोलर है, और यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि दोनों सारी की सारी सेम डायरेक्शन में जा रही, कैंसिल आउट नहीं हो सकती। यहाँ भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मगर मैंने बताया था लोन पेयर का वेक्टर कभी भी बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इसका मतलब आप लिख दोगे μ0 पोलर, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो पोलर। और बच्चों यहाँ पर क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूं तो उसको भी नोट डाल के लिख लो। क्या लिखोगे, लोन पेयर वेक्टर कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय बॉन्ड पेयर वेक्टर। ठीक है, तो ये छोटी सी बात को याद रखना है। बाकी जो सही है, बाकी जो चीज है वो तो भाई सही ही है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो यही चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉ हो सकता है बच्चों आपका, तो बच्चों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, विच, नहीं ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम NH3 एंड, या फिर बिटवीन NH3 एंड NF3 विच इज मोर पोलर, बिटवीन NH3 एंड NF3 विच इज मोर पोलर। मतलब पोलर तो पूछ लिया, ये तो पता ही है, पर ज्यादा पोलर कौन है। अभी बनाया है भाई NH3 NF3, क्या देखा था, जब NH3 का केस देखा था तो उसमें जब NH3 का केस देखा था तो क्या हो रहे थे, सबकी जो डायरेक्शन है वो एक तरफ थी, यहाँ से हाइड्रोजन भी इस तरफ, और आपको पता है ये तो अवे फ्रॉम द क्या होता है सेंट्रल एटम, तो ये सब एक डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्यादा पोलर। पर भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके NF3 की भी, और वहां पर भी मैं ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ कि अगर यहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा और इसका ऐसे जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, और डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो पोलर, हालांकि लोग ऐसा सोचेंगे कि बच्चे जो है स्पेशली NF3 है, NF3 का मतलब फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ज्यादा आपका पोलर होगा, मगर आपका NH3 ज्यादा पोलर निकलता है। याद रखना भाई, दिस इज मोर पोलर, ये क्या है ज्यादा पोलर है, एंड ये क्या है लेस पोलर है। जो रीजन है वो इसके ऊपर ही लिख रखा है, इसमें सारी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है, हेंस जो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, जब नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो सारा एक तरफ जाएगा। जबकि अगर बात करेंगे NF3 की तो उसमें क्या है ऑपोजिट जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा NH3। ऐसा ही वो OH2 OF2 के केस में भी दे सकता है। ठीक है, तो ये सब तो बात होगी। अब बात कर लेते हैं अपन PCl5 की। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। अब यहाँ पर मान लो मैं लिख देती हूँ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है आपका PCl5। ठीक है, तो अगर PCl5 के लिए देखा जाए तो भाई यहाँ पर अगर मैं PCl5 के लिए डायग्राम ड्रॉ करूंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये Cl जो है वो तीनों एक प्लेन में होंगे एंड इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल, और यहाँ से जो दो Cl है वो आपके ऐसे निकल जाएंगे, और ये होता है आपका PCl5 का स्ट्रक्चर। और आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, अब आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो आइए भाई इसकी भी बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट आपको पता है ये वाले फिर भी क्या है आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है ट्रायंगल में है। क्या ये वाले भी कैंसल आउट हो जाएंगे? बिल्कुल सही, एक ऊपर है एक नीचे है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इन सारों में भी देखोगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में ही होगा। हेंस ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, एंड दिस मॉलिक्यूल विल हैव डायपोल मोमेंट 0, और ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि इसमें म्यू 0 है और ये क्या है नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ कैंसिल आउट हो गया, एक ऊपर एक नीचे था, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, एंड PCl5 विल बी नॉन पोलर। अब इसी में बात कर लेते हैं बच्चों, एक मॉलिक्यूल जो आपका होता है कौन सा SF4। ठीक है, अगर SF4 के लिए बात करी जाए, ठीक है, तो इसका यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अपन ने देखा था सीसो शेप का होता है ये, यहाँ पर 4 फ्लोरीन होते हैं और एक लोन पेयर ऐसे लगा हुआ होता है। अब कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लोन पेयर के आते ही लोन पेयर बोलता है मैं कभी भी बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसल आउट नहीं होऊंगा, और यहाँ पर ही कैंसल आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है भाई, कैंसल आउट नहीं होने की वजह से ये मॉलिक्यूल में देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी कुछ, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, म्यू यहाँ पर नॉट 0 है और पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या आ गया है लोन पेयर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपका यहाँ पर अपन देखें
तो Cl(F3) का केस भी ऐसा ही होगा। अगर मैं Cl(F3) के लिए देखूं तो यहाँ पर सेम केस होगा, ठीक है। क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, और दो यहाँ पर लोन पेयर है। अब क्या लोन पेयर के दो का वेक्टर एक बॉन्ड पेयर के वेक्टर से कैंसिल होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। म्यू नॉट 0 आएगा और मॉलिक्यूल आपका पोलर बन जाएगा। मतलब यहाँ भी पोलर, यहाँ भी पोलर, बस एक आपका जो फर्स्ट वाला PCl5 था वो नॉन पोलर निकला। अब बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की चेंज होने की बारी आ चुकी है भाई। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में भी बात कर लेते हैं। और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो तो किस तरीके का, अगर बच्चों sp3d2 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका SF6। क्या आता है? SF6। और अगर मैं SF6 में बात करूं तो सारे जो सल्फर होते हैं वो ऑक्टाहाइड्रल शेप में होंगे। मतलब जो एक सल्फर है उसके जो यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन लगे हुए होंगे, 4 फ्लोरीन, तो मैंने बताया था कूद के क्या कर जाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर में चल जाएंगे कि हमको तो अच्छी वाली सीट है ये स्क्वायर वाली, तो सबसे पहले स्क्वायर में चल जाएंगे। बाकी के दो बच्चे बोलेंगे ठीक है यार, कुछ नहीं से सही कि कुछ तो मिल रहा है, तो वो यहाँ ऊपर नीचे चल जाएंगे। अब भाई वेक्टर्स देखो कैसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, और ये तो मॉलिक्यूल क्या बन गया? दिख रहा था कि यार ये तो क्या बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, पर म्यू 0 हो गया और मॉलिक्यूल बन चुका है आपका नॉन पोलर। कैसा बन गया? नॉन पोलर। इसी हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों अपन एक और केस की बात कर लेते हैं, जो कि आपका केस होगा, अब किसका होगा बच्चों? IF5 का। इसका केस है भाई IF5 का। ये अपन ने अभी प्लेनर और नॉन प्लेनर में भी देखा था। आपका आयोडीन है, वही आपकी जो 5 फ्लोरीन है उसमें से एक स्क्वायर हो जाएगा और एक क्या चल जाएगी भाई, एक जो लोन पेयर बचता है वो यहाँ चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लोन पेयर बोलेगा मैं तो भाई अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम हूँ, मगर मैं कभी भी बॉन्ड पेयर के वेक्टर के साथ में कैंसल आउट नहीं होता हूँ, और इसकी वजह से आप क्या लिख सकते हो, दिस मॉलिक्यूल विल हैव सम डाइपोल मोमेंट एंड इट विल बी पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा ये? पोलर। और अगर रीजन की बात करी जाए कि रीजन क्या है भाई इसके पोलर होने का, तो रीजन आ जाएगा वही कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो कभी भी बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट के इक्वल नहीं हो सकता। इसकी वजह से वो क्या होंगे? कैंसल आउट नहीं होंगे। ठीक है, देख लो भाई, इस चीज को कंसिडर करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एरो लगाया कैंसिल कर दिया, देखा ही नहीं कि लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि लोन पेयर की बात हो रही है या बॉन्ड पेयर की बात हो रही है। आइए इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है भाई? XeF4 का ले ले। बहुत ही मेरा तो फेवरेट मॉलिक्यूल है ये, अच्छा लगता है मुझे XeF4। ठीक है, XeF4 की बात करते हैं। यहाँ पर आपने जिनोन बनाया, यहाँ पर जो 4 फ्लोरीन है, बताया था मैंने फ्लोरीन क्या है भाई, बहुत ज्यादा कैसे एलिमेंट है आपके, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिली हुई इनको। तो ये करते हैं सबसे पहले जाकर स्क्वायर पे आ जाते हैं, और बाकी के बेचारे बच्चे लोन पेयर वैसे ही लोन पेयर थे, लोन थे, लोनली थे, और उनको फिर यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। अब बताओ भाई, अब क्या कैंसिल आउट होगा? यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट होगा क्या? ये तो हो सकता है, ये तो हमको पता है, हमने एक मॉलिक्यूल में कर आए हैं जो कि SF6 था कि ये तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। पर क्या लोन पेयर को कैंसिल आउट कर पाएगा? बिल्कुल सही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो लोन पेयर को लोन पेयर से कैंसिल आउट होने से कोई नहीं रोक सकता, और दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा ये आपका? नॉन पोलर। अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर सिर्फ एक जो आपका sp3d3 है उसमें एक की बात कर लेते हैं, और वो कौन होगा भाई? sp3d3 में बच्चों यहाँ पर बात करते हैं अपन वही यार XeF5 माइनस की।
ठीक है। XeF5 माइनस की बात कर लेते हैं, और अपन को पता है जब अपन ने XeF5 माइनस की बात करी थी तो 2 लोन पेयर आए थे, और अभी देखा है लोन पेयर का वेक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। मगर दिक्कत ये है कि मैम अब तो पेंटागन आ चुका है, ये पेंटागन है आपके, और पेंटागन के एक एक साइड पे क्या है, फ्लोरीन है। हालांकि यहाँ पर ये दो जो लोन पेयर है वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी बताया कि जो लोन पेयर का वेक्टर है वो लोन पेयर के वेक्टर से कैंसिल आउट हो सकता है। मगर इन 5 फ्लोरीन का क्या करें, तो याद रखना जब भी आपकी 5 फ्लोरीन होगी बच्चों, तो उनमें जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा वो कहीं यहीं आएगा, और इसका भी जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा कहीं यहीं आएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगी। और कैंसिल आउट होने की वजह से जो म्यू है वो क्या आ जाएगा, 0, और द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर बने, ट्रायंगल बने, पेंटागन बने, तो क्या करना है, वहां के एंगल्स को काउंट नहीं करना है। 72 डिग्री पे बनेगा या 90 डिग्री पे हो, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होके यहाँ पर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बना देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई बच्चों। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं यार, एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, डाइपोल मोमेंट तो अपन ने वहां पर भी निकाला था। तो मान लो मैं बेंजीन रिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन रिंग की बात हो रही है बच्चों, है ना। और बेंजीन में भी अगर अपन देखा जाए बच्चों, तो वही सेम चीज है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट को बच्चों ड्रॉ करके यहाँ से वही सेम चीज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये आपकी बेंजीन रिंग बनी। बेंजीन रिंग में आप देखना, मैं सारे के सारे जितने भी एटम्स यहाँ से अटैच है इसको पूरा पूरा लिखूंगी। ये हो गए H, इधर भी H, 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 H और H, इधर भी लिख देती हूँ भाई, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब अगर मैं पूछूं कि कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है, कार्बन की ही ज्यादा है। मतलब जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का वो रिंग की तरफ ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रिंग की तरफ होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों जो म्यू है वो 0 आ जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। और यहाँ से आपसे एक और चीज पूछी जाएगी कि मैक्सिमम एटम्स, क्योंकि प्लैनेटरी में अपन ने बात नहीं करी थी इसकी, तो वो भी देख लेते हैं, ये रिंग प्लैनर भी होती हैं। और एक यहाँ पर पूछेगा मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन, तो जब भी पूछा जाए मैक्सिमम एटम्स कितने होंगे इन एक वन प्लेन में, तो आप बोल दोगे 12, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 हो गए, ऐसे के ऐसे ही इसको कट कर लोगे, और मैक्सिमम एटम्स कितने आ जाएंगे आपके एक प्लेन में, 12 आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर भाई। अब यहीं से एक और आपका बेंजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, वो भी ड्रॉ कर सकते हो भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसका भी सेम ही वे से डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, बिल्कुल जैसे अभी आपने बेंजीन बनाया था ना, इसीलिए इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, वैसा ही ड्रॉ करना है भाई। देखना अभी बेंजीन की जगह आपको क्या लेना है, एक तरफ बोरोन लेना है, इसका फॉर्मूला होता है B3N3H3, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बार बोरोन लेते हैं, ठीक है, एक बार नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट में बोरोन नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, वही एक बेंजीन की रिंग बनानी है, तो इसको इस तरीके से लिख दो। अब क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है, तो भाई हाइड्रोजन यहाँ पर अलग कलर से देख लेते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, 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 सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर बोरोन के केस में नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी देखोगे तो सब जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो बी कितने हैं 3, एन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अच्छा यहाँ 3 लिखा है क्या, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बच्चों आपके 6, तो B3N3H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होता है। और डबल बॉन्ड में बच्चों यहाँ पर देखो इसके पास लोन पेयर भी होता है, नाइट्रोजन है तो लोन पेयर भी है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज जो देखने वाली है वो है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। इस वाले केस में तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन की तरफ होगा, सॉरी किसकी तरफ होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 2.1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ होगा। मगर यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट फॉर्म से याद रखते हैं सबसे ज्यादा होता है FON फ्लोरीन,
और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। यहाँ पर भी देखा जाए तो हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा बोरोन के केस में, मगर नाइट्रोजन के आते ही नाइट्रोजन का ज्यादा, और यहाँ पर क्या होगा, सेम वही हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आधे जो रिजल्टेंट है वो एक तरफ है और आधे बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ से जो बच्चों आंसर हो जाएगा उसमें जो आपका म्यू है वो 0 हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और साथ ही में अगर यहाँ से भी पूछ ले प्लेनिटी के बारे में तो मैक्सिमम वही पूछेगा, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। क्या पूछेगा, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। और मैक्सिमम एटम्स कितने हो जाएंगे एक प्लेन के अंदर, ये वही, यहाँ पर भी 12 ही है तो यहाँ पर भी आंसर 12 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं डायपोल मोमेंट में। अब यहाँ पर देखो एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डायपोल मोमेंट की अगर बात हो रही है, इफ इन अ मॉलिक्यूल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम सेम है, मान लो CH4 का केस है या फिर और भी कोई CCl4 वाला केस आ गया, and the central atom do not contain any lone pair, then the dipole moment of the molecule is always 0। जैसे CH4 में 0 है, BF3 में 0 है, देखा भी है, BeCl2 में 0 है, PCl5 में 0 है, SF6 में 0 है। मतलब जितने आपके बॉन्ड्स बन सकते थे उतने ही सराउंडिंग एटम्स हैं, तो डायपोल मोमेंट 0 आ गया। मतलब जिनमें नो लोन पेयर, उसके लिए आप लिख सकते हो कि लोन पेयर वाले केस में क्या हुआ है, डायपोल मोमेंट आपका 0 हो चुका है। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा फिर, नॉन पोलर। कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक तो, कि क्यों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ है, देख लिया भाई क्यों हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इन द मॉलिक्यूल इफ सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन वन लोन पेयर, अगर लोन पेयर है और वो भी मोर देन वन है, देन द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल में या तो 0 हो सकता अगर वो कैंसिल आउट हो गए, या फिर नहीं हो सकता। तो ये वाला केस तो मैंने पढ़ा दिया है, इस वाले केस में देख लेना, ये भी मैंने सबके डायग्राम्स पढ़ाए हैं। बस मैं ओवरऑल कंक्लूड कर रही हूँ कि जिनके अंदर लोन पेयर नहीं था उनमें क्या हो रहा था, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली 0 आ रहा था और नॉन पोलर बन रहे थे। जिनके अंदर लोन पेयर है उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए चेक करना है भाई, लोन पेयर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में मैंने देखा था कैंसिल आउट हो गया था, तो ये कैसा आ गया, नॉन पोलर। वैसे ही बच्चों अगर XgF2 में बात करोगे तो आप देखो 3 लोन पेयर है, मतलब रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, इन दोनों का इस तरफ आएगा, फ्लोरीन का इस तरफ आएगा, इस फ्लोरीन का इस तरफ आएगा, और फाइनल में तो म्यू 0 ही हो जाएगा। तो ये वैसे वाले केस है जिनके अंदर लोन पेयर भी है पर लोन पेयर कैंसिल आउट हो जाता है। जो मैंने XgF4 तो बनाया भी था, ये XgF2 भी हो गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हैव अ पोलर बॉन्ड। मतलब मान लो आपसे किसी ने पूछ लिया कि CCl4 जो है आपका नॉन पोलर है, अभी देखा मैंने, अभी अपने डायग्राम भी ड्रॉ करा था कि CCl4 जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये बात कर ली। मगर उसने पूछ लिया फिर CCl बॉन्ड कैसा है, तो आप बोलोगे यार ये तो नॉन पोलर था तो CCl बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर होना चाहिए। मगर आपको पता है ये चीज अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखी थी, इससे पार्शियल नेगेटिव होता है, इससे पार्शियल पॉजिटिव होता है। अगर ये चार्जेस आते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड पोलर। तो याद रखना, जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल के पोलर होने से बॉन्ड भी पोलर हो चुका है। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हैव अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसी एग्जांपल में BF है, CCl है, CH है, CO, अगर ये बॉन्ड्स कहीं भी होंगे जहां पर माइनस और प्लस आपके पार्शियल डेवलप हो सकते हैं तो वो बॉन्ड्स पोलर हो जाएंगे, भले ही मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। सेकंड है, पोलर मॉलिक्यूल में हैव अ नॉन पोलर बॉन्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ये कैसा केस है भाई, आपका NH3 वाला केस देख लो। ये क्या है, ओवरऑल तो ये पोलर है, पर इसका अगर बॉन्ड देखे NH वाला तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। पीएच में तो मैंने बताया था इसकी 2.1 समथिंग होती है, इसकी 2.18 समथिंग होती है, बहुत ही कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है, दोनों सेम होते हैं। तो PH3 वाला जो केस है बच्चों, उसमें अगर आप देखोगे तो भले ही मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, पर इसमें अगर पीएच बॉन्ड की बात करूं तो पीएच बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो यही चीज लिख रखी है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि पोलर हो मगर उनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स है, क्योंकि पीएच में अपन ने देखा था इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट
सेम आती है, ठीक है। कुछ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है, अगर डायपोल मोमेंट ऑफ H2 और H2S की बात करी गई है तो आपको पता है यहाँ पर H2O का ज्यादा होगा, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज में एंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो उसका हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हो कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, एंगुलर वाले का हमेशा ज्यादा होगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट तो पढ़ लिया, पर इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, टू डिटरमाइन पोलैरिटी। पोलैरिटी तो अपने देख लिया था, उसी के लिए डायपोल मोमेंट था, एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी क्या है आपका यहाँ पर है बच्चों CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं CCl4 BF3, इन सब में क्या देखा था अपन ने, ये BF3 का था। CCl4 की अगर बात करें तो इसका डायग्राम ऐसे बना था। इन सब में क्या देखा था कि ये साथ में पोलर तो थे ही सही, सॉरी नॉन पोलर तो थे ही सही, पर नॉन पोलर के साथ में अपन ने इनकी प्लैनेरिटी भी बता दी थी, क्योंकि यहाँ से अगर डायपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, सिमेट्रिकल केसेस थे। मतलब इनमें सिमेट्रिकल कैसे होंगे भाई, इसमें प्लेनरिटी भी है, तो उसके बारे में बात करी गई है कि डायपोल मोमेंट के साथ साथ आप उसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हो, दे आर सिमेट्रिकल। और अगर इन केसेस में बात करेंगे SO2 हो गया, NH3 हो गया, Cl2 हो गया, तो दीज आर अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जब नाइट्रोजन की बात करोगे एक लोन पेयर आ जाएगा, और ये लोन पेयर कभी भी क्या करेगा, सिमेट्री को आने नहीं देगा। तो मैं प्लेनर वाली चीज पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बस उसी के लिए लिख रखा है कि आप वो भी साथ में बता सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सिस ट्रांस मैंने पढ़ाई भी था, तब मैंने डायपोल मोमेंट भी पढ़ाया था। इफ टू ग्रुप्स हैव द सेम इंडक्टिव इफेक्ट देन सिस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। आइए मैं इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात कर रही हूँ सिस और मैं बात कर रही हूँ ट्रांस की, तो यहाँ पर इन दोनों ही केस में अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं सिस और ट्रांस को, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है ना, और उस डबल बॉन्ड में आपने क्या करा है, Cl को सेम डायरेक्शन में लगाया है, और ये H है और ये H है, और एक बार क्या करा है, जो Cl है उनको क्या करा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, और ये आपके H है और H है। बस क्या है, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, दोनों में अपन जो ले रहे हैं वो CH2Cl2 ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, मगर सिर्फ Cl की जो पोजीशन है वो डिफरेंट जगह पे लगाई है। अब क्या करना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन भी उसकी तरफ, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन भी उसकी तरफ। आपको क्या बोला था, जब भी दो डायरेक्शन अपोजिट आ जाए, दो वेक्टर अपोजिट में जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो म्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी पोलर। और यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट 0 आएगा और द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो कोई अगर सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे CH2Cl2 कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, बोलोगे नहीं बता पाऊंगा। सिस एंड ट्रांस ड्रॉ करूंगे, सिस एंड ट्रांस में बता पाएंगे कि जो सिस है उसमें डायरेक्शन सेम साइड पे है, मतलब डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, और वो क्या होगा, सॉरी डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता तो क्या होगा, पोलर। यहाँ पर आएगा पोलर, और यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट जो है वो 0 हो चुका है, मतलब क्या आएगा, नॉन पोलर। तो कभी कोई भी पूछ ले कि सिस आइसोमर ऑफ, क्योंकि सिस ट्रांस अपन आइसोमेरिज्म में पढ़े थे, सिस आइसोमर ऑफ CH2Cl2 इज पोलर और नॉन पोलर, तो आप लिख सकते हो सिस पोलर है, जबकि जो ट्रांस है वो क्या है आपका, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसका जो म्यू है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी में एक और केस बन सकता था, वो केस भी मैं बना सकती हूँ यहाँ पर, और वो केस जो बनेगा बच्चों आपका, डिफरेंट कलर से ही बनाते हैं, वो केस जो बनेगा वो बनेगा, जब मैंने GOC पढ़ाई थी तब बहुत अच्छे से ही पढ़ाया था, जेम डाइहलाइड का। मान लो आपने क्या करा, C डबल बॉन्ड C लिया, दोनों Cl को एक ही कार्बन पे लगा दिया, ठीक है। तो इसकी 3 पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, देखो इसको बोलते हैं जेम डाइहलाइड, क्या बोलते हैं इसको, जेम डाइहलाइड। और अगर मैं इन दोनों की बात करूंगी तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, विस्नल डाइहलाइड। और मैंने बताया था जेम डाइहलाइड का मतलब है अगर एक ही कार्बन पे क्या लग रहे हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे जेम। और जब दोनों अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं क्लोरीन, जैसे इस केस में हो रहा है दोनों अलग अलग पे है,
तो उसको बोलेंगे विस्नल। अगर इस केस में म्यू को कैलकुलेट करोगे, सेम डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम साइड है, और ये क्या हो जाएगी, अगर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसका मतलब जो इसका म्यू है वो 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू क्या है, नॉट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम केस था, सेम डायरेक्शन में है, मतलब कैंसल आउट नहीं हो सकते, म्यू नॉट 0 है, तो केस कैसा हो जाएगा, पोलर। तो भाई कोई भी पूछ ले CH2Cl2 के कितने मोल, कितने जेम डाइहैलाइड है और कितने विस्नल डाइहैलाइड है, तो आप बोलोगे एक जेम है, 2 विस्नल है, उस जेम जो है जेम डाइहैलाइड आपका पोलर है, विस्नल से में से भी सिस जो है वो पोलर है, मगर जो ट्रांस है वो क्या है, नॉन पोलर है। और एक बात ध्यान रखना, इसी से इसका क्या बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बताते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, क्योंकि जीओसी में पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। तो ये वाला डाउट यहीं से क्लियर हो गया। आइए पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। ये पढ़ लिया अपन ने जैम डाई वाला और सिस ट्रांस वाला, कि अगर दोनों ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, और अगर दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। क्योंकि मैं जीओसी पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं ये सारी चीजें दोबारा आपको नहीं समझा रही। अब बात करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब क्या बात है भाई, डाइपोल मोमेंट की मैंने बताया था, केमिकल बॉन्डिंग विल नॉट ओनली हैव हेल्प। तो बच्चों अब यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैंने बोला भी था केमिकल बॉन्डिंग आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक में हेल्प नहीं करता, ये किस में हेल्प करेगा, फिजिकल में भी करेगा और ऑर्गेनिक में भी करेगा। देख लो भाई ऑर्गेनिक में भी हेल्प कर रहा है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये रिलेशन कहाँ से आया है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, आपको जब भी, क्योंकि ये फॉर्मूला भी केस में हो सकता है कि आपका काम आ जाए, तो डाइपोल मोमेंट के केस में अगर देखा जाए ना, तो आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से आप बता पाते हो कि यहाँ पर देखो, देख लेते हैं, म्यू रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, रूट होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। देख लो भाई, ये फॉर्मूला कहीं दिखना है, दिखेगा तो क्या करना है, वैसे तो नहीं दिखेगा, आपको निकालना पड़ेगा। बहुत बार यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले में आपसे पूछ लेगा कि म्यू रिजल्टेंट निकालो, और आपको पता होना चाहिए कि म्यू रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जब आप दोनों फॉर्मूले से क्या करोगे, यहाँ पर बच्चों वैल्यूज μ1 μ2 की लिखोगे, उसी से आपका म्यू रिजल्टेंट निकलेगा। अब यहाँ पर बहुत शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ मैं इसमें भी, अगर म्यू कभी 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू रिजल्टेंट डायरेक्टली आ जाएगा। हमेशा याद रखना मोड होता है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर μ1 प्लस μ2 आ जाएगा। और अगर मान लो आपका जो थीटा आता है वो कितना आता है, 180 आता है, तो cos 180 की डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए यहाँ से जो म्यू रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, μ1 माइनस μ2 आ जाएगा। अभी बताया मोड होता है, मतलब माइनस व प्लस से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डाइपोल मोमेंट के बारे में सारी बात हो गई। अब मैं बता क्यों रही थी ये, वो देख लो भाई, यहाँ से जो मैंने ये लिखा है इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, जो म्यू रिजल्टेंट है वो कम होता रहेगा, क्योंकि जो आपका एंगल है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और एंगल के लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। तो इससे क्या पता चल गया भाई कि यहाँ से अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यू रिजल्टेंट विल बी लेस। मतलब अगर किसी में थीटा ज्यादा है, अगर मैं बात करी 60 डिग्री की, थीटा कम है तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं बात करी हूँ 90 डिग्री की, तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, 60 से तो ज्यादा है, मतलब वहां पर जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाएगा। और इसके बताने का जो रीजन है वो क्या है भाई, रीजन है आपका ये वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार पूछा जाएगा, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी। आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 3 तरह के जो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं बेंजीन के, वो दे रखे हैं। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है और इसके पास में ये लगा हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होती है आपकी मेटा पोजीशन, और आपको पता है ये वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। तो जब भी, इसको मैं बता भी देती हूँ, अगर आपका कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके पास में जो लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो,
यहाँ पर मिडिल में लगेगा उसको बोलेंगे मेटा, और जो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे लगेगा उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो उसी से बताया यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा क्लोरीनेटेड जो आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्थो। देखो आ गया ऑर्थो डाइक्लोरो, ओ का मतलब क्या है ऑर्थो, ओ डाइक्लोरो बेंजीन, ओ डाइक्लोरो सॉरी मेटा डाइक्लोरो बेंजीन एंड दिस विल बी पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एंगल क्या होगा 60 डिग्री, इन दोनों में देखूंगी तो एंगल कितना होगा बच्चों, आपका होगा 120 डिग्री, और इसमें भी अगर एंगल देखूं साफ दिख रहा है, लीनियर बन चुका है, 180 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर एंगल की बात करोगे तो एंगल क्या हो रहा है, यहाँ से अगर देखोगे तो इस पे सबसे कम है, फिर इस पे और फिर इस पे, मतलब अगर एंगल बढ़ेगा तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, अभी लिखा था कि अगर आपने थीटा बढ़ाया तो म्यू आर कम होगा। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से कि सबसे ज्यादा किसका यहाँ पर, अगर मैंने पूछ लिया यहाँ पर कि सबसे ज्यादा किसका यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगा, तो वहां से क्लियरली आंसर क्या आना चाहिए कि भाई इसका थीटा कम है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए। मतलब डाइपोल मोमेंट के लिए अगर बात करो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट की अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो वो हो जाएगा कि पैरा में सबसे कम है, फिर मेटा में और फिर ऑर्थो में। आइए भाई इसको अच्छे से लिख भी देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं डाई क्लोरो बेंजीन की, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करूं और उसमें अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर सबसे पहले है आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, या फिर पूरा ही नाम लिख दे क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ही लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑर्थो को ड्रॉ करना है भाई, सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग बनाना है, क्लोरीन क्योंकि डाइक्लोरो है और ऑर्थो पे एक और क्लोरीन लगा दिया। सेम क्या करोगे, ऐसा सेकंड के लिए करोगे जो कि था मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या करना है, सेम चीज करनी है, एक बेंजीन रिंग बनानी है, एक पोजीशन को क्लोरीन लेना है और एक का जो क्लोरीन है वो कहाँ लगाना है, मेटा पोजीशन पे। आपको पता है मेटा पोजीशन ये होती है, क्लोरीन लग गया, क्या बन गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे ही आपका थर्ड बन जाएगा जिसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें क्या होगा, वही सेम चीज, बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग में क्या होगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर हो जाएगा। और ये बच्चों आपके बन चुके हैं जो अपन बात कर रहे थे किसकी भाई, डाइक्लोरोबेंजीन की। अब क्या करना है, अब बस एक ही सिंपल सी चीज करनी है और वो क्या है, इनके अंदर देखना है एंगल। तो एंगल मैंने बता दिया था, एंगल क्या क्या आया था भाई, एंगल यहाँ आया था, अगर यहाँ बात करें तो 60, यहाँ एंगल आया था 120 और यहाँ एंगल क्या आया था 180। और अभी मैंने बताया है एंगल ज्यादा है तो म्यू रिजल्टेंट कम होगा। मतलब सबसे पहली चीज आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, अगर म्यू रिजल्टेंट की बात करें तो जो ऑर्डर है वो इस तरीके से चल जाएगा फॉर म्यू रिजल्टेंट। ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और फिर पैरा का। और रीजन आपके नीचे लिख रखा है, इसका जो थीटा है वो 60 है, इसका जो थीटा है वो 120 है और इसका जो थीटा है वो 180 है। और ये रिलेशन कैसे बताया भाई, तो ये भी लिख लो भाई, रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो रिलेशन भी लिख लो कि म्यू रिजल्टेंट जो है वो कम होता है अगर आप थीटा को बढ़ाते हो। तो सारी जो चीज है वो समराइज हो गई और एक ही जगह पे मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए कि जो ऑर्डर आएगा वो कैसे आएगा। तो आज डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, आज की क्लास के बाद वो गलत नहीं होगा, सब ले लिया है हमने, जो भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है, जो भी पूछ सकता है वो सब चीजें ले ली है बच्चों। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक और इसका जो एप्लीकेशन है वो है टू कैलकुलेट आयनिक कैरेक्टर, जो कि मैंने बता दिया था, जब आपको क्या दे रखा हो, म्यू ऑब्जर्व दे रखा हो और म्यू थ्योरेटिकल जो है वो निकालना होगा इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व मैंने बताया था इट विल ऑलवेज बी गिवन, म्यू थोड़ी सॉरी ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है जो भी गिवन होगा वो हमेशा म्यू ऑब्जर्व्ड ही होगा
और जो आपका म्यू थ्योरेटिकल है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, E इंटू डी वाला फॉर्मूला बताया था ना, ई कुलैम्बिक जो आपका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो गुलाम में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और डी डिस्टेंस होता है जो कि आप एंगस्टन में या मीटर सेंटीमीटर में निकाल सकते हो। तो यहीं पर बच्चों देखें तो आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।